हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। इससे पहले वाले वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उदारवाद और उग्रवाद को हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन को हमने जब शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तभी हमने इस बात की चर्चा की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में या 3 चरणों में बांटकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। शुरुआत हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं। तो 1885 से 1905 तक का जो काल है, उसको हम उदारवादी युग के नाम से जानते हैं, जिसमें भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो विचार थे, कांग्रेस के जो सिद्धांत थे, वो उदारवादी थे। जो उदारवादी नेता थे वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, संवैधानिक सुधारों में उनकी मान्यता थी, संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे और वैधानिक साधनों के द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति या स्वशासन प्राप्ति चाहते थे। लेकिन 1905 में, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, 5 में कांग्रेस में मतभेद हो जाता है और उग्रवाद या उग्रवादी जो नेता हैं वो अपने आप को पृथक कर लेते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य, वो उदारवादियों से भिन्न था। तो 1906 से और 1918 तक का जो काल है, उसको हम उग्रवादी युग के नाम से देख सकते हैं या उग्रवादी युग के नाम से जान सकते हैं। तीसरा जो काल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो है गांधी युग। तीसरा चरण, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कह सकते हैं, जिसको हम 1919 से 1947 तक का जो काल है भारतीय राजनीति का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें क्या होता है कि समस्त राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधी के हाथ में आ जाती है, गांधी जी के हाथ में आ जाती है और गांधी ही राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु हो जाते हैं या भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु हो जाते हैं। इसलिए 1919 से 1947 तक का जो काल है राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए, 1919 में गांधी डायरेक्ट रूप से भारतीय राजनीति में भाग लेते हैं, या अपन ये कहें कि 1917 से 18 का जो वर्ष है राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत सारे कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो क्या होता है कि इसमें विश्वव्यापी जो महायुद्ध हुआ था, प्रथम महायुद्ध, उसका अंत हुआ और इसी वर्ष भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ। तो ये 2 घटनाक्रम इस तरह के हैं जब हम गांधी की चर्चा करेंगे या गांधी युग की जब चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में किस तरह से कनेक्ट होती हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय राजनीति में गांधी के प्रवेश के साथ ही एक नवयुग का आरंभ होता है और 1917 से 1947 तक कांग्रेस की जो बागडोर है वो गांधी के हाथों में चली जाती है। अर्थात हम ये कहें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार 47 तक गांधी जी ही बने रहते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दर्शन प्रदान किया था या दार्शनिक आधार प्रदान किया था कि अब तक जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो या तो उदारवादियों के हाथ में था या उग्रवादियों के हाथ में था। एक तरह से हम ये कहें एक मध्यम शिक्षित वर्ग तक वो सीमित था। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप महात्मा गांधी ने दिया, या गांधी जी के आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन के रूप में जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है और एक तरह से कांग्रेस जो है वो जनता का संगठन बन जाती है। तो पहली बात क्या होती है कि इस दौरान में कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेता है। देखिए, महात्मा गांधी की हम बात करें तो पहले अगर शुरुआत में महात्मा गांधी ने जो राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में प्रवेश किया था, वो तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात कर दिया था। वहाँ के जो एक तरह से हम ये कहें कि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन का बिगुल
दक्षिण अफ्रीका में बजा दिया था। लेकिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और सबसे पहले जो भेंट हुई थी इंग्लैंड में, उनकी भेंट हो गई थी गोखले से। और गोखले ने ही गांधी को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप में या सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की सलाह दी थी। इसलिए गांधी जी गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन ये भी होता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, या गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन दिनों विश्व युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भारत ने भी मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। तो स्वदेश लौटने पर लगभग 2 वर्षों तक महात्मा गांधी ने एक राजभक्त की तरह कह सकते हैं हम देश का भ्रमण, मतलब पूरे देश का भ्रमण किया और वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। यद्यपि गांधी में स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन में विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता के लिए कार्य किया, या ये कहें कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन दिया था या सहयोग दिया था। हालांकि उस समय महात्मा गांधी एक उदारवादी विचारधारा के थे और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था। तो आरंभ में गांधी जी ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग रखा, लेकिन शीघ्र ही कुछ आंदोलन हुए, जिसमें चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। ये इस तरह के आंदोलन हैं जिसके परिणाम स्वरूप या इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में प्रवेश करना पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से आना पड़ा। देखिए, इनको हम समझने से पहले थोड़ा शॉर्ट करके हम इन आंदोलनों की चर्चा करते हैं कि चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो चंपारण बिहार में नील की जो खेती करते थे किसान खेती करते थे और अंग्रेज उनके मालिक थे। तो नील के कोठीदार वहाँ के गरीब और भोले भाले किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे और उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। तो किसान इस अत्याचार और अनाचार के कारण विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तो 1917 में चंपारण ने महात्मा गांधी का आह्वान किया, या अपन ये कहें कि महात्मा गांधी चंपारण गए और उन्होंने इन नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचारों से किसानों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से बचाने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया था और महात्मा गांधी को इसमें काफ़ी सफलता मिली और वहीं से फिर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। तो खेड़ा आंदोलन में जहाँ वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आते हैं। खेड़ा में क्या होता है कि अनावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है, तो महात्मा गांधी ने कर नहीं दो का आंदोलन वहीं शुरू किया था, क्योंकि किसानों के पास कर नहीं देने के पैसे नहीं थे, क्योंकि फसल खराब हो चुकी थी और अंग्रेज़ों को कर चाहिए था। तो यहाँ गांधी जी ने कर नहीं दो का शुरुआत किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया और इस आंदोलन में भी गांधी जी को पर्याप्त सफलता मिली और उनके अनुयायियों की बहुत बड़ी विजय हम इसको मान सकते हैं। तीसरा आंदोलन 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है, जहां मिल मजदूरों ने महात्मा गांधी की सहायता के लिए याचना की थी। ये मजदूर अपनी वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे थे और महात्मा गांधी ने उनकी सहायता की। मिल मालिकों को मजदूरों की मांग पूरा करने का परामर्श उन्होंने दिया था। जब मिल मालिक ने गांधी की बात नहीं मानी तो गांधी जी ने मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के चौथे दिन मिल मालिकों ने गांधी जी की शर्तें स्वीकार कर ली और मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। तो इन सफलताओं ने महात्मा गांधी को भारतीय जनता का नेता बना दिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। सन 1919 ईस्वी तक महात्मा गांधी मुख्यतः ब्रिटिश शासक के सहयोगी बने रहे। वे पक्के राजभक्त थे और अपने को ब्रिटिश साम्राज्य का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे। उस समय गांधी जी ब्रिटिश संस्कृति एवं परंपराओं के महान प्रशंसक भी थे। तो 1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसन्न सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें 12 प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं। 5वें प्रस्ताव द्वारा जनता की राजभक्ति प्रकट की गई और 6ठे प्रस्ताव द्वारा उस पुनीत कार्य में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया गया जिसे ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्र
महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। देखिए यहाँ तक क्या होता है कि महात्मा गांधी ने युद्ध में बिना किसी शर्त के पूर्ण सहयोग प्रदान किया और बताया कि साम्राज्य की हिस्सेदारी हमारा निश्चित लक्ष्य है और हमें योग्यता अनुसार अधिक से अधिक कष्ट उठाना चाहिए और साम्राज्य की रक्षा में अपनी जान तक दे देनी चाहिए। किस हद तक गांधी अंग्रेजों के पक्षधर थे या अंग्रेजी साम्राज्य के पक्षधर थे, इन लाइनों से ये स्पष्ट होता है। उनका मानना था कि साम्राज्य नष्ट हो जाता है तो उसके साथ हमारी अभिलाषाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अतः साम्राज्य की रक्षा के कार्य में सहयोग देना स्वराज्य प्राप्ति का सरलतम और सीधा मार्ग है। सन 1919 ईस्वी में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में मांटफोर्ड योजना को अस्वीकृत होने से गांधी जी ने ही बचाया था और युद्ध में पूर्ण सहयोग, अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग गांधी जी ने प्रदान किया था और इसी सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया और कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी महात्मा गांधी को। किस लिए? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये हमारा एक बैकग्राउंड देखने के बाद, कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, चंपारण आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है, अहमदाबाद आंदोलन होता है और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई है। अर्थात यहाँ तक गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक कहे जा सकते हैं, सहयोगी कहे जा सकते हैं या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सहयोगी कहे जा सकते हैं। और इसका परिणाम भी, मतलब इसका प्रतिफल भी हम कहें कि कैसरे हिंद की उपाधि के रूप में महात्मा गांधी को मिलता है। तो अब सवाल हमारे सामने ये है, जब हम आगे डिस्कस करते हैं, असहयोग आंदोलन गांधी का पढ़ते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक थे या उनके सहयोग प्रदान किया प्रथम विश्व युद्ध में, पूर्ण उनके सहयोगी थे, तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि वो ही सहयोगी गांधी असहयोगी बन जाते हैं और असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हो जाता है। तो उन कारणों को ही हमें डिस्कस करना है, बहुत ध्यान से हमें देखना है। ये एक बैकग्राउंड था कि गांधी जी किस प्रकार से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और किस तरह से सार्वजनिक जीवन या भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान उनका रहता है। अब ये है कि 1919 तक आते आते गांधी जी पूरी तरह से ब्रिटिश शासक के असहयोगी हो जाते हैं और फिर उसके बाद उस असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अब ऐसे कौन से कारण थे जो असहयोग आंदोलन के पीछे थे या असहयोग आंदोलन का कारण बने, वो कौन सी घटनाएं थी जो असहयोग आंदोलन का कारण बनी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।